कि देखो हम नहीं कह रहे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भगवत गीता में कहा है, क्यों व्यर्थ परेशान होते हो, क्यों चिंता करते हो, क्या लाए थे क्या ले जाओगे, लुट रहा है लुटने दो, आगे लुटेगा और भी लुट अच्छा होगा। तो ऐसी फिलॉसफी के मानने वाले बहुत पाखंडी लोग हैं इस देश में। कुछ सफेद कपड़ों में है, कुछ भगवे कपड़ों में। हाँ, बड़े बड़े लुटेरे हैं। मैं आपको विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, ये कठोर बात है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं भगवे कपड़ों में, जो एक एक शहर से 2-2 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ लूट ले जाते हैं। कोई राम कथा कह के, कोई कृष्ण कथा कह के, कोई कथा कह के, कोई कथा कह के, और फिर उस पैसे को ब्याज पे चलाते हैं। ऐसे हरामी लोग मैंने देखे हैं मेरी आंखों से। ब्याज पे चलाते हैं उस पैसे, बाजार में उनका पैसा ब्याज पे घूमता है। आपसे वो पैसा इकट्ठा करते हैं, आरती उतारते हैं, आप उनके चरणों का पानी धो के पीते हैं और उनकी आरती की थाली में आप डालते हैं, वो करोड़ों रुपए लेके जाते हैं। राम की कथा कहते हैं, राम के वन गमन का वर्णन करते हैं और उनके दुखों का वर्णन करते हैं, और ऐसे दुख का वर्णन, ढल 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 आंसू बहते हैं उनके आंख से। मैंने देखा है, राम के दुखों का वर्णन करते हैं, राम को कितना कष्ट हुआ, कितना दुख हुआ, नंगे पांव चले, ऐसे हुआ वैसे हुआ, और उस वर्णन में आप भी रोते हैं, वो भी रोते हैं, लेकिन ये सारा खेल एयर कंडीशनड मंच पे चलता है। राम के दुखों का वर्णन करने के लिए एयर कंडीशनड मंच लगता है, एयर कंडीशनड कार लगती है, एयर कंडीशनड घर लगता है, एयर कंडीशनड चार्टेड फ्लाइट लगती है, तब राम के दुखों का वर्णन होता है। और एक एक शहर से 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ लूटते हैं। आप उन्हें पूज्य कहते हैं, मैं उनको छोटा रॉबर्ट क्लाइव कहता हूं। तो नेता ही नहीं लूट रहे हैं, अधिकारी भी नहीं लूट रहे हैं, और भी ऐसे लोग हैं, और लूट ही नहीं रहे। मेरे जैसे लोगों को कह रहे हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते थे, क्या लाए थे क्या ले जाओगे, तुम तो ये कंठी माला ले लो, राम 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 राम, राधे 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 राधे, बस और कुछ नहीं। तुम्हारा कल्याण, देश का कल्याण, राधे 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 राधे, राम राम, बस हो गया। ऐसे लोग हमको निकम्मा बना रहे हैं, आलसी बना रहे हैं, प्रमादी बना रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं, फैले हुए हैं पूरे देश में। तो एक तो ये है रास्ता कि तुम क्या चिंता करते हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी होगा और अच्छा होगा, तो तुम भी लग जाओ इसी लूट में। और एक दूसरा रास्ता है, वो दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन है, कठोर है। वो भगत सिंह वाला रास्ता है, ऊधम सिंह वाला रास्ता है, चंद्रशेखर वाला रास्ता है, अशफाकुल्ला वाला रास्ता है, महात्मा गांधी का रास्ता है, लोकमान्य तिलक का रास्ता है। और वो कहा करते थे कि ये ठीक नहीं हो रहा है, अंग्रेज लूट रहे हैं, तो इस लूट को बंद कराना है और अंग्रेजों को भारत से मार के भगाना है। एक दूसरा रास्ता है। अब भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर ने गोरे अंग्रेजों को मारकर भगाया, तो हमारे पास एक दूसरा विकल्प है कि हम इन काले अंग्रेजों को इस देश से मारकर भगाएं, तभी इस देश में इस लूट की व्यवस्था को बंद किया जा सकता। मुझे दुख और तकलीफ इस बात की है कि मैं अगर हिसार में आऊं और आपसे ये कहूं कि मुझे हिसार के किसी म्युनिसिपल स्कूल में चपरासी बना दो, तो आप कहोगे राजीव भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और मैं कहूं मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप मुझे म्युनिसिपल स्कूल का चपरासी भी नहीं बनाओगे। और कल को मैं हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बन के आ गया, तब क्या करोगे? उसी जीरो क्वालिफिकेशन पर मैं हरियाणा का अगर चीफ मिनिस्टर बनकर आया, तो आप मेरे गले को मालाओं से लाद दोगे और जिंदाबाद इतनी करोगे तो सारा शहर बहरा हो जाए। ये विडंबना है हमारे देश की। जिस व्यक्ति को मिनिमम क्वालिफिकेशन के आधार पर किसी स्कूल का चपरासी नहीं बनाया जा सकता, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है।
विडंबना इस देश की पता है क्या है? जिस व्यक्ति ने जिंदगी में कभी खेत में हल नहीं जोता वो कृषि मंत्री। सालों साल इस देश में शिक्षा मंत्री ऐसे लोग रहे जो कभी स्कूल नहीं गए पढ़ने के लिए। मैं बस नाम नहीं ले रहा हूं, बाकी आपको सब पता है। इस देश में एक व्यक्ति ने जिंदगी में कभी चाय की दुकान नहीं चलाई, वो देश का वर्षों वर्षों वाणिज्य मंत्री रहा, जिसने दुकान नहीं चलाई कभी। फाइनेंस का जिसको एबीसीडी नहीं आता, वो सालों साल इस देश में वित्त मंत्री रहता है। जिसने कभी अपने बेटे और बेटियों को भारत की सेना के लिए भेजा नहीं कुर्बान होने को, वो देश का रक्षा मंत्री हो सकता है। और जिसको अपनी रक्षा करने के लिए सैकड़ों जवान लगते हैं, वो देश की क्या रक्षा करेगा? सोचो आप। जिस व्यक्ति को जिंदगी में कभी विज्ञान और तकनीकी का अंतर पता नहीं है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी का मंत्री हो सकता है। और जिसको इनमें से कुछ भी पता नहीं है, वो प्रधानमंत्री हो सकता है इस देश। ये विडंबना है हमारे देश में। अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानियों पर शासन कर सकता है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, वेदों में कहा गया है कि अज्ञानी व्यक्ति जब ज्ञानियों पर शासन करे तो समझ लेना देश और समाज का बंटाधार ही होना है। हमारे देश में यही हो रहा है। हर अज्ञानी ऐरा गहरा नत्थु खैरा जो किसी नेता की चप्पलें उठाता था, जो किसी के जूतों में पॉलिश करता था, जिसने कभी किसी नेता के घर में रोटियां बना के खिलाई, वो राष्ट्रपति पद तक लोग पहुंचे हैं। ऐसी स्थिति हमारे देश में। उनकी क्वालिफिकेशन ही एक है कि कभी किसी बड़े नेता के रसोई में रोटियां बना के खिलाई तो राष्ट्रपति हो जाओ भैया। ऐसी बंदर बांट मची है इस देश में। और ये उस देश में जिसकी आजादी के लिए 7,32,000 लोग कुर्बान हुए हैं, उस देश में। मुझे बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। अभी एक सच्ची घटना मेरे साथ घटित हुई। मैं एक दिन कानपुर गया था भारत स्वाभिमान की सभा के लिए। तो कानपुर के रेलवे स्टेशन पे उतरा। उतरने के बाद शहर में बाहर आने के लिए नीचे पुल पर से उतर के आया तो एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उस पर एक बेटी और एक मां और एक छोटा सा बेटा आपस में बात कर रहे थे। वो क्या बात कर रहे थे? वो कह रहे थे, मां हम गरीब क्यों हैं? तो कान में मेरे शब्द पड़ गए। मैंने कहा ये इस तरह का प्रश्न कोई अपनी मां से पूछे तो मुझे लगा ये कोई साधारण लोग नहीं है, कुछ तो इनमें असाधारणपन है। चल के पूछा जाए कौन लोग हैं, परिचय लिया जाए। तो मैं गया उस दुकान पे, मैंने पूछा आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हम तात्या टोपे के परिवार के लोग। हमारे देश में तात्या टोपे के परिवार के लोगों को चाय बेचनी पड़ी और गद्दारों को सिंहासन मिले। ऐसा ये देश हो गया। जिन लोगों ने तात्या टोपे को मरवाया था वो इस देश में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको मालूम है। और एक एक राज्य के नहीं, दो दो राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तात्या टोपे का गुप्त पता जिन गद्दारों ने अंग्रेजों को बताया था, उस खानदान के कई लोग इस देश में मंत्री रह चुके हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जिन्होंने मरवाया था वो इस देश में मंत्री रह चुके हैं। और तात्या टोपे जिन्होंने जवानी लगा दी देश के लिए, उनके परिवार के लोग चाय बेच रहे हैं। ये देश है और ये अब बर्दाश्त नहीं होता। और ये बर्दाश्त होना भी नहीं चाहिए किसी को। क्यों बर्दाश्त होना चाहिए? ऐसा देश तो हमने कल्पना कभी की नहीं थी। तात्या टोपे ने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा देश बनेगा। झांसी की रानी की कभी कल्पना नहीं थी, चंद्रशेखर की कल्पना नहीं थी। चंद्रशेखर जैसे क्रांतिवीर ने इस देश की क्या कल्पना की होगी। एक कहानी सुनाता हूं कि वो घर से भाग गए थे 13 साल की उम्र में। माता पिता बहुत गरीब थे, खाने को घर में नहीं था, घर छोड़कर भाग गए, बनारस आ गए, क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल हो गए। और उसी संगठन ने थोड़े दिन के बाद काकोरी कांड किया था और खजाना लूटा था।
तो धन आ गया, थोड़ा सा पैसा आ गया। तो चंद्रशेखर को उनकी मां और पिता का संदेश आया कि जो पैसा तुम्हारे पास आया है इसमें से कुछ हमें भी दे दो, हमारी गरीबी में काम आएगा। तो चंद्रशेखर अपने माता पिता के पास गए थे और एक ही उत्तर दिया था कि मेरी रिवॉल्वर में 2 गोलियां हैं, पैसे तो दे नहीं सकता, ये दोनों गोलियां दे सकता हूं। ऐसा देश चंद्रशेखर का, ऐसा देश तात्या टोपे का अब लुट रहा है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि अब फिर कोई दूसरी बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए। एक लड़ाई उन्होंने लड़ी, तात्या टोपे ने, झांसी की रानी ने, चंद्रशेखर ने, अब दूसरी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। इसके बिना कोई रास्ता नहीं। और ये दूसरी लड़ाई का ही अभियान है जिसको हम भारत स्वाभिमान कहते हैं। इस भारत स्वाभिमान के अभियान का एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र उद्देश्य है शहीदों के सपनों का भारत बनाना, शोषण मुक्त भारत बनाना, लूट मुक्त भारत बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, ऐसा भारत बनाना जो फिर से समृद्धशाली बने, फिर से संपत्तिशाली बने। उसके लिए ये अभियान है। अब आप पूछेंगे ये कैसे संभव है? इतने लुटेरों के हाथ में ये देश है, क्या वो आसानी से इस देश को छोड़ देंगे? जो लूट रहे हैं, जिनके स्वार्थ पूरे हो रहे हैं, क्या वो इतनी आसानी से मान जाएंगे? वो आसानी से देश को छोड़ेंगे नहीं लूटना, और वो आसानी से मानेंगे भी नहीं। उनको तो छुड़वाना पड़ेगा, वैसे ही जैसे अंग्रेजों से हमने देश को छुड़वाया था। कोई लुटेरा अपनी इच्छा से देश को नहीं छोड़ेगा लूटना, कोई लुटेरा अपनी इच्छा से बंद नहीं करेगा देश को लूटना। उनको तो मजबूर करना पड़ेगा कि वो इस लूट को छोड़ें और इस देश को छोड़ें। तो कैसे होगा? वो होगा संगठन की ताकत से। आज हमारी ताकत कम है। भारत स्वाभिमान के सारे देश में करीब 2.5 लाख शिक्षक हैं, जो हमारी ताकत है। कल को ये 5 लाख होंगे, फिर 7 लाख होंगे, फिर 11 लाख होंगे, फिर 50 लाख हो सकते हैं, 1 करोड़, 5 करोड़। जिस दिन हमारी ताकत लुटेरों की ताकत से बड़ी हो जाएगी, उसी दिन इन लुटेरों के हाथ से इस देश को छीन लेंगे और जो ईमानदार चरित्रवान लोग हैं उनके हाथ में देश को सौंप देंगे। आप बोलेंगे वो संभव है? वो संभव ऐसे है कि हमारे देश में एक लोकतंत्र नाम की व्यवस्था चलती है, और दुर्भाग्य या सौभाग्य इस लोकतंत्र में वही काबिज होता है, वही हावी होता है जिसकी ताकत होती है। और ताकत जो है वो लोगों से गिनी जाती है। लोगों की ताकत जिनके पास है, लोगों की शक्ति जिनके पास है, सारा तंत्र उनके लिए है। अभी मैंने एक दिन सोचा कि भारत की सब राजनीतिक पार्टियां जो लूट में शामिल हैं इस देश में, इनकी कुल ताकत का पता लगाओ। तो मैंने 48 पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, राष्ट्रवादी जनता दल, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन सबके सदस्यों की संख्या गिनना शुरू किया तो पता चला कि इन सबके पास कुल मिलाके 4 करोड़ सदस्य हैं, जिनकी ताकत पर ये देश को लूट रहे हैं। कुछ सदस्य एक पार्टी के पास, कुछ दूसरे के पास, कुछ तीसरे के पास। तो 4 करोड़ सदस्यों की ताकत पर वो देश को लूट रहे हैं। ये बात बिल्कुल समझ में आई। तब हमने तय किया कि हमारी ताकत जिस दिन 5 करोड़ सदस्यों की हो जाएगी, उसी दिन इनकी लूट को हम बंद करा देंगे और ये देश को इनसे मुक्त कराएंगे। अब हमको सारे देश में 5 करोड़ लोग चाहिए जो इस अभियान के साथ जुड़े, और ये 5 करोड़ लोग अगर हमारे अभियान से जुड़ते हैं तो 50 करोड़ लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता है। क्योंकि भारत में ऐसा माना गया है कि एक व्यक्ति अगर किसी अभियान से जुड़ गया तो वो 10 लोगों को प्रभावित करता है, घर, परिवार और पड़ोस के। तो 50 करोड़ लोगों का परोक्ष समर्थन मिले, 5 करोड़ लोगों का प्रत्यक्ष समर्थन मिले, इस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सबका इसमें सहयोग चाहिए। आप बोलेंगे जी हम क्या सहयोग कर सकते हैं? आप भारत स्वाभिमान के सदस्य बन सकते हैं, हमारी 5 करोड़ की संख्या को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हैं और दूसरे लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करके हमारे इस अभियान में जोड़ सकते हैं।
तो आपसे यही मदद की अपेक्षा है। आप ये मदद करेंगे और हमें उम्मीद है कि जिस गति से हम बढ़ रहे हैं, अगले 4 साल में हम 5 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को इस काम में जोड़ लेंगे। आपकी भावना को ध्यान में रख के मैं ये कह रहा हूं, हो सकता है हम 5 करोड़ का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, लेकिन अगले 4 साल में 10 करोड़ भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि मैं तो जब देश में घूमता हूं तो देखता हूं कि लोग तो तैयार बैठे हैं, कोई उनको चाहिए जो राह दिखाने वाला हो और उनकी भावना को निस्वार्थ भाव से तौलने वाला हो। लोग तो तैयार बैठे। मैंने तो इस देश में देखा है, लोग इतने ज्यादा तैयार बैठे हैं इस काम के लिए, वो कहते हैं कोई हमारे पास आए। इस देश में क्रांतिकारियों का समर्थन करने वालों की और क्रांतिकारियों का सहयोग करने वालों की कोई कमी नहीं है। जब अंग्रेजों का शासन चलता था, जब सारे कठोर कानून लागू थे, तब भारत के लोग क्रांतिकारियों की मदद करने में पीछे नहीं हटे, तो अभी भी नहीं हटेंगे, ये तो पक्का है। मैं तो हैरान हो जाता हूं ये सुनकर और जानकर कि महात्मा गांधी को आखिरी क्रांतिकारी माने और स्वामी दयानंद सरस्वती को प्रथम क्रांतिकारी हम माने, तो इस पीरियड में स्वामी दयानंद सरस्वती से लेकर महात्मा गांधी के बीच में 480 करोड़ रुपए लोगों ने दान किया था आजादी लाने के लिए, और उस समय का 1 रुपया आज के 300 रुपए के बराबर। तो इसका मतलब लोगों ने समर्थन दिया था, सहयोग दिया था, तभी तो इतना बड़ा स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 का। 1857 का स्वाधीनता संग्राम 350 जिलों में हुआ था और 350 जिलों में 4.25 करोड़ लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। अब 4.25 करोड़ लोग अगर लड़ाई लड़ रहे थे, तो अगर एक एक के हाथ में एक एक तलवार, एक एक हसिया भी मान लो, तो एक एक तलवार, एक एक हसिया को बनाने के लिए 1 से 1.5 किलो लोहा लगता है। तो 4.25 करोड़ तलवारें बनाने के लिए कितना मीट्रिक टन लोहा लगा होगा, और कितना मीट्रिक टन लोहा गला होगा, और कितने मीट्रिक टन लोहे को गलाने के लिए कितनी भट्टियां चली होंगी, और कितने कारीगरों ने रात दिन मेहनत करके वो तलवारें बनाई होंगी क्रांतिकारियों को देने के लिए। मतलब देश तो उस समय भी खड़ा था क्रांतिकारियों के साथ में। तो हमें भरोसा है देश आज भी खड़ा होगा ऐसे लोगों के साथ में जो इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको कभी भगत सिंह, ऊधम सिंह आदि ने बढ़ाया था कि भारत से सिर्फ अंग्रेजों को नहीं भगाना है, अंग्रेजियत को भगाना है। हमारे तो क्रांतिकारियों के सामने भी ये विकल्प था। अंग्रेजों ने, आपको मालूम है, ऑफर किया था कि ये जो सत्ता चल रही है इसमें हमारे साथ शामिल हो जाओ, तुम भी लूटो हम भी लूटें। सारे क्रांतिकारियों ने साफ मना किया था कि इस लूट की व्यवस्था में हमें शामिल नहीं होना, हमें संपूर्ण आजादी चाहिए, संपूर्ण स्वराज्य चाहिए। और जिस क्रांतिकारी ने ये बात सबसे पहले कही थी ना, उन्हीं का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपको मालूम है उनके जीवन की विडंबना क्या थी? उनको आईसीएस की नौकरी में सेलेक्ट होना पड़ा उनके पिताजी की इच्छा की पूर्ति के लिए। पिताजी चाहते थे कि बेटा मेरा कलेक्टर बने, और बेटे को बार बार वो ताना मारते थे कि तू बन नहीं सकता, तेरी होशियारी कम है, तेरे पास तैयारी नहीं है, इसलिए बहाना बनाता रहता है। तो बेटे ने अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए परीक्षा दी आईसीएस की, और उस जमाने में आईसीएस की परीक्षा देने के लिए 4-4 साल लोग पढ़ाई करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ 7 महीने पढ़ाई की थी, और उतनी पढ़ाई में उन्होंने आईसीएस के टॉपर की लिस्ट में 4थी पोजीशन पाई थी। उस जमाने में आईसीएस टॉप करना किसी भारतीय लड़के के लिए तो संभव ही नहीं था, क्योंकि अंग्रेज टॉप किया करते थे उस परीक्षा में। वो पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको 4था स्थान मिला टॉपर लिस्ट में। बड़ी मजेदार घटना है, वो लंदन गए थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन होके आईसीएस में बैठे थे। तो जिस दिन रिजल्ट आया ना, तो उनके सहयोगी गए थे रिजल्ट देखने के लिए, वो नहीं गए। तो उनके सहयोगियों ने नाम देखा तो कहीं नहीं मिला, तो उनको आके कहा कि तुम तो पास ही नहीं हुए। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पास नहीं हुए। शाम को सेक्रेटरी आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी आया कि तुम्हारा नाम पास होने वालों में नहीं है, टॉपर वाली लिस्ट में है, और वो लिस्ट अभी तक लगी नहीं। अब सुभाष चंद्र बोस को दुविधा हो गई
कि मैं तो आईसीएस हो गया, अब मुझे कलेक्टर होना पड़ेगा, कलेक्टर माने लूटना पड़ेगा, लूट का कुछ हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ेगा। तो उनके मन में यह घमासान शुरू हुआ कि मैं इस लूट में शामिल हो जाऊं या लूट की व्यवस्था के बाहर निकलकर देश के लिए काम करूं। अंत में उनके दिल ने कहा कि तुमको तो लूट में शामिल होना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जन्म इसके लिए हुआ नहीं है। उन्होंने नौकरी को रिजाइन किया। जब उन्होंने इस्तीफा लिखा था तो ब्रिटिश सिस्टम में हड़कंप मच गया था, क्योंकि भारत में कई लड़के पहले आईसीएस बन चुके थे, किसी में हिम्मत नहीं हुई थी इस्तीफा देने की। उन्होंने दिया, और इस्तीफे में जब उन्होंने लिखा तो यही लिखा था कि इस तंत्र में मैं शामिल इसलिए नहीं हो सकता कि मेरी भारत माता की लूट के लिए ये तंत्र बना है और मैं मेरे देश को लूटूं, ये मेरा दिल मुझे गवाही नहीं देता, मैं इसलिए छोड़ रहा हूं। रिजाइन किया, बोरिया बिस्तर समेट के भारत वापस आ गए। पिताजी के दिल पर वज्रपात हो गया कि बेटे ने आईसीएस को लात मार दी। तो बेटे ने पिता को समझाया कि इस नौकरी में तो मैं लात ही मारूंगा हर बार, जब तक भारत को लूटने की व्यवस्था ये करेगा तंत्र, तब तक मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने आईसीएस को छोड़ा, और जैसे ही आईसीएस छोड़ी उन्होंने, तो सारा देश उनके लिए खड़ा हो गया। जब वो लंदन से वापस आए थे ना, उस समय पानी के जहाज चला करते थे, बंबई में उतरे थे, जो हुजूम बंबई में निकला था, गजब के लोग थे वो। तो उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि अब तो भारत आजाद हो जाएगा। क्यों? जब मुझे समर्थन देने के लिए इतने लोग भारत में हैं, तो मैं जब गांव गांव जाऊंगा तो कितने लोग खड़े हो जाएंगे। उसी कॉन्फिडेंस से, उसी आश्वासन पर उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, वो भी भारत से बाहर जाके। और जब फौज बनाई थी तो माताओं ने अपने मंगलसूत्र उतार के उनको दान किए थे। एक मां उनके पास आई थी अपने अंधे बेटे को लेके कि इसको फौज में ले लो। तो उन्होंने कहा इसको तो दिखाई नहीं देता। तो बेटे ने क्या कहा कि दिखाई तो नहीं देता, लेकिन आपकी फौज में आ जाऊंगा तो दुश्मन की एक गोली तो कम कर ही दूंगा। ऐसा उत्साह, इतना समर्थन। तो मुझे तो यही भरोसा होता है कि उस जमाने में अगर इतना उत्साह और समर्थन मिला देश के क्रांतिकारियों को, तो आज क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। एक बार हम लोगों के पास जाए तो सही। मेरे मन में तो एक ही बात रहती है, इस देश के लोगों ने दिया ही दिया है, लेकिन कोई लेने वाला पात्र होना चाहिए। लेने वाला जब अपनी पात्रता सिद्ध करता है तो भारत के लोग देने में कभी पीछे नहीं हटते। तो भारत स्वाभिमान अभियान अपनी पात्रता सिद्ध करेगा आपके सामने। आप इसको भी भरपूर समर्थन दीजिए, सहयोग दीजिए, आर्थिक सहयोग दीजिए, सदस्य के रूप में सहयोग दीजिए। और इस स्वाभिमान, भारत स्वाभिमान की पात्रता क्या है? इसकी सबसे बड़ी पात्रता यह है कि इस पूरे अभियान की बागडोर एक सन्यासी के हाथ में। और आप जानते हैं, सन्यासी का अपना कुछ नहीं होता, उसका सब कुछ देश और समाज के लिए होता है, क्योंकि उसने तो सन्यास ही देश और समाज के लिए लिया हुआ होता है। तो एक सन्यासी के हाथ में बागडोर है, इसलिए आप इस अभियान को तन मन धन से सब तरह से समर्थन करिए, जितनी आपकी शक्ति है, जितनी आपकी क्षमता है, और दूसरों से भी सहयोग कराइए। उसके पहले कदम के रूप में आप इसके सदस्य बन जाइए। एक फॉर्म ये है, बाहर आप जाएंगे तो स्टॉल पे है, इसको ले लीजिए, भर के दे दीजिए, नाम पता फोन नंबर। और इस फॉर्म को जब आप जमा करेंगे तो 1100 रुपए का दान है विशेष सदस्य का, 51 रुपए का दान है साधारण सदस्य का। जो आपकी शक्ति में है वो आप कर लीजिए। 51 रुपए का दान देके साधारण सदस्य हो सकते हैं, 1100 का देके विशेष हो सकते हैं। ये जो आप दान करेंगे ये भारत स्वाभिमान ट्रस्ट में जमा होगा, और ये दान के पैसे से ही ये लड़ाई हमें लड़नी है। जब भी बाजार जाएं तो स्वदेशी वस्तुएं ही खरीद कर लाइए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करिए। और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ साथ विदेशी भाषा का भी बहिष्कार करना है, विदेशी भूषा का भी बहिष्कार करना है, विदेशी भोजन का भी बहिष्कार करना है, विदेशी भजन का भी बहिष्कार करना है, विदेशी भेषज का भी बहिष्कार करना है। भेषज माने औषधि, उसका भी बहिष्कार करना।
विदेशी औषधि माने एलोपैथी, उसका बहिष्कार करें और आयुर्वेदिक दवाओं से अपना इलाज करें, योग और प्राणायाम से अपना इलाज करें। विदेशी भोजन माने पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, इसका बहिष्कार करें, अपने देशी भोजन को उपयोग में लाएं। विदेशी भाषा माने अंग्रेजी का बहिष्कार करें, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी आदि आदि भाषाओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और सम्मान करें। हर स्तर पर हमें स्वदेशी होना है, ये व्यक्तिगत जीवन में। और राष्ट्रीय जीवन में अंग्रेजों के बनाए हुए कानून और तंत्र को बदलना है। तो एक काम राष्ट्र स्तर पर करना है, दूसरा काम अपने व्यक्ति स्तर पर करना है। व्यक्ति स्तर पर हम बदले, राष्ट्र स्तर पर देश बदले, इन्हीं दोनों के बदल से संपूर्ण होगा हमारा ये अभियान, जिसके लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप इसमें आइए, शामिल हो जाइए। अभी अगर आप शामिल हुए तो भविष्य में आपका नाम भी इतिहास में दर्ज होगा, और शामिल नहीं हुए तो भविष्य में आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि भारत स्वाभिमान जब चल रहा था तो तुम कहां थे, तो शर्म से आप उनको मुंह नहीं दिखा पाओगे। तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, अफसोस ना करना पड़े कभी अपने बच्चों के सामने, इसके लिए भी आप इस अभियान में जुड़ जाइए। बहुत पवित्र अभियान है, सन्यासी के हाथ में इसकी कमान है, और वो सन्यासी ने ठोक ठोक के लोगों को इकट्ठा किया है अपने नजदीक में। पूरी पवित्रता वाले लोग ही उन्होंने अपने पास आसपास लाए हैं। कोई नेताओं की फौज नहीं बन रही है, तपस्वियों और ब्रह्मचारियों की फौज खड़ी हो रही है जो इस अभियान को लीड कर रही है। इसलिए इस अभियान की पवित्रता की गारंटी है और इसकी शुचिता की भी गारंटी है। आप सब सहयोग करें, आपका प्यार मिले, इसी भावना के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि मेरी कुछ बातों ने अगर आपको बहुत ज्यादा भावनात्मक बनाया हो, इमोशनल बनाया हो, तो मुझे माफ करेंगे, क्योंकि मैं खुद इमोशनल हो गया तो शायद आप भी हो गए होंगे। परम पूजनीय स्वामी जी ने मुझे कह रखा है इमोशनल होना नहीं और दोनों को, सामने वालों को इमोशनल करना नहीं। तो मुझसे अगर ये गलती हुई है तो मुझे क्षमा करेंगे, माफ करेंगे। मैं आप सबसे इस उम्मीद के साथ वापस जाना चाहता हूं कि अगली बार अगर मैं हिसार में आऊं तो ये सभागार छोटा पड़े सभा करने के लिए, ऐसी एक बड़ी सभा हो जिसमें यहां के लोग किसी मैदान में न समा पाए, इतने सदस्य हमारे पास हो जाएं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।